हेलो एमर्स। आज हम लोग देखेंगे लिमिट के कुछ अनोखे कॉन्सेप्ट के बारे में। अनोखे मतलब ऐसा नहीं है कि दुनिया में पहली बार ये कॉन्सेप्ट उत्पन्न हुआ है। ऐसा है कि इन कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग नहीं कर पाए हैं, तो इसी के लिए हम लोग इन कॉन्सेप्ट को ज़रूरी है समझना, क्योंकि आगे हम लिमिट को अच्छे से डिफाइन कर पाए। तो आज से हम लोग लिमिट के अंदर जो जो चीज़ें नहीं पढ़े हैं उनके भी अलग अलग तरीके से कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, चलिए। सबसे पहला ये आता है कि सर हम लोगों ने ये देखा हुआ है, आपने बताया भी हुआ है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन आ रहा है और वो रेशनल फंक्शन है और वो 0/0 वाला है, 0/0 वाला है, तो 0/0 का मतलब क्या होता है? अनडिफाइंड। क्योंकि हमको क्या पता है लिमिट क्यों आता है? लिमिट आता है ऐसे फंक्शन को डिफाइन करने के लिए जो अनडिफाइंड है। अब अनडिफाइंड के अंदर बहुत सारे केसेस होते हैं, तो एक केस तो ये होता है, ये केस क्या होता है, ये होता है। और इस टाइप के बेसिस पे या इस टाइप के फंक्शन या इस टाइप के फंक्शन जो अनडिफाइंड है, 0/0 के केस वाले हैं, उनको हम लोगों ने सॉल्व करना सीख लिया है ना। बहुत सारे हम लोगों ने मल्टीपल क्वेश्चन देखे हैं और एनसीईआरटी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिले जो आप वैल्यू जब आप उनके ऊपर पुट करोगे तो आपको 0/0 यानी अनडिफाइंड का केस दे रहे थे। तो हम लोग इनको क्या कर रहे थे? डिफाइन कर रहे थे। इनको डिफाइन करने के लिए हमारे पास तरीका क्या था? तो हमारे पास जनरली अगर देखोगे तो चार तरीके के फंक्शन नजर आएंगे। पहला आएगा आपके पास एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन। दूसरा आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तीसरे नंबर पे हमको मिलेगा लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम से भी पहले हमको पीस वाइज मॉडुलस मिल चुका था, पीस वाइज मॉडुलस एक ही में कर लेते हैं। पीस वाइज फंक्शन। अब पीस वाइज फंक्शन कुछ नया फंक्शन नहीं है, वो भी एक प्रकार का एल्जेब्रिक फंक्शन ही है। ठीक है ना, देखोगे तो मॉडुलस फंक्शन एक प्रकार का पीस वाइज फंक्शन है, पीस वाइज फंक्शन मॉडुलस एल्जेब्रिक फंक्शन है। और चौथे नंबर पे आपको लॉगरिथम मिलेगा, लॉगरिथम फंक्शन। तो ये चार तरीके के फंक्शन को हमको सॉल्व करना होता है। इसमें मोस्टली हमारे पास जो आएगा वो एल्जेब्रिक फंक्शन आएगा, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, फिर पीस वाइज फंक्शन आएगा। अभी तक हम लोगों ने लॉगरिथम फंक्शन पे भी क्वेश्चन नहीं किया हुआ है, तो इसको भी हम लोग आगे जाके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी इन तीनों को मैं हटाता हूँ, इनको भी और इसको भी हटा देते हैं, बस इन दोनों को पकड़ते हैं। इसमें मोस्टली जो आप देखोगे तो आपको एल्जेब्रिक फंक्शन ज़्यादा मिलेंगे। तो 0/0 पे बेस्ड एल्जेब्रिक फंक्शन को हम लोग कैसे सॉल्व करते थे? तो सिंपल काम करते थे सर, फैक्टराइजेशन कर देते थे, है ना। सबसे पहला काम यही कर देते हैं, फैक्टराइजेशन। यानी सबसे पहली चीज कि अगर हम जीरो मतलब जो भी वैल्यू है उसको पुट करते थे, और पुट करने पे हमको 0/0 जब मिलता था वैल्यू, तो हम लोग क्या करते थे? पहले फंक्शन को फैक्टराइजेशन में डाल देते थे, उस एल्जेब्रिक फंक्शन का फैक्टर बनाते थे। फैक्टर के बाद कुछ कॉमन मिलता था, उसको काट के खत्म कर देते थे, और फिर जब वैल्यू रखते थे तो हमारा डिफाइन हो जाता था फंक्शन। तो जब 0/0 आएगा तो एक तरीका इसका क्या है? फैक्टराइजेशन कर लो। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब आ रहा था तो इसके लिए हम लोगों ने दो तरीके लगाए थे। सबसे पहला कुछ थ्योरम लगा दो। थ्योरम क्या था कि साइन एक्स अपॉन एक्स। इसको भी मत लगाओ, सबसे पहले क्या बनाओ? सबसे पहले आप इसके अंदर फॉर्मूलों का यूज करो। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के फॉर्मूले होते हैं या सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए फॉर्मूले अप्लाई किए जाते हैं, उन फॉर्मूलों को अप्लाई करो। क्योंकि अगर आप जब उस पर्टिकुलर वैल्यू को रख रहे हो तो हमारा जो आंसर है 0/0 आ रहा है, तो सबसे पहला तरीका कि हमको किसी भी तरीके से इसका भी फैक्टर करना है। फैक्टर करने के लिए हमको किसका यूज करना है? फॉर्मूले का। और दूसरे नंबर पे तब हम क्या यूज करते हैं? थ्योरम का। ठीक है ना। तो फॉर्मूला या थ्योरम, इन दोनों के थ्रू हम लोग क्या करते थे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व कर लेते थे। कब? जब हमारा 0/0 का केस बन रहा था। ठीक है, पीसवाइज फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम लोगों ने देख ही लिया था। लेकिन वो सभी केसेस में हमको क्या नजर आ रहा था? 0/0 केस। ठीक है ना। लिमिट के अंदर 7 ऐसी अनडिफाइंड क्वांटिटीज हैं जिनमें से एक है अपना 0/0। और 0/0 अनडिफाइंड फंक्शन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे हम लोगों ने सीख लिया है। लेकिन जो सिस्टम है हमारा वो आ चुका है किस पे? इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट पे। ठीक है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट पे। आई बात समझ में? अब सर मतलब क्या है भाई? ये एक अनडिफाइंड वैल्यू देखे हो, ऐसे ऐसा भी हो सकता है कोई फंक्शन हमको क्या दे? इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, या इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। यानी किसी फंक्शन में किसी वैल्यू को जब डाल रहे हो तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट या इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। तो चूंकि मैथ के अंदर ये दोनों की दोनों भी क्या होते हैं? अनडिफाइंड होते हैं। उन सातों में से ये दोनों भी आते हैं,
सर सातों में से ये दोनों आते हैं तो बाकी इनके जो हैं वो कहाँ गए, कैसे मतलब से इनफाइनाइट के अंदर आप 4 ऑपरेशन कर सकते हैं, एक है इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, एक है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, एक है इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट और एक है इनफाइनाइट डिवाइड बाई इनफाइनाइट। तो हम लोगों ने देखा था कि इनफाइनाइट में इनफाइनाइट को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, पुनः इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट में इनफाइनाइट को जोड़ूंगा तो पूरा क्या आएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में माइनस करूंगा इनफाइनाइट को तो वो क्या होगा, अनडिफाइंड। क्यों होगा अभी मैं इसको भी समझा दे रहा हूँ। इनफाइनाइट में मल्टीप्लाई करूंगा इनफाइनाइट का तो इनफाइनाइट, और ये भी क्या होगा, अनडिफाइंड। यानी इन चारों में से जो 2 केसेस हैं वो 2 केसेस के अंदर हमको फिर से इनफाइनाइट ही मिलेगा और बाकी 2 केसेस क्या है, वो अनडिफाइंड है। और अनडिफाइंड और इनफाइनाइट में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि इनफाइनाइट इज अ बिग वैल्यू बट अनडिफाइंड इज नॉट अ वैल्यू। ठीक है, यानी यहाँ पे हमको कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ पे हमको मिल रहा है कि ये सबसे बड़ी वैल्यू है। ठीक है, नीचे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, हल्का सा कटा हुआ है, उतने समझदार हैं आप लोग, समझ जाएंगे कि अनडिफाइंड लिखा है। ठीक है तो होता क्या है कि एक बड़े नंबर में जब बड़ा नंबर जोड़ूंगा तो क्या आएगा, एक बड़ा नंबर ही आएगा। अरे भाई 2000 में 4000 जोड़ूंगा तो फिर कितना हो जाएगा, 6000, ये उन दोनों से भी बड़ा आएगा। और हमेशा जब बड़ी वैल्यू के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हमेशा बड़ी वैल्यू के लिए जब हम लोग इनफाइनाइट यूज करते हैं तो जब हम इनफाइनाइट में इनफाइनाइट जोड़ेंगे तो फिर जो बड़ी वैल्यू आएगी उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, इनफाइनाइट यूज करेंगे, खत्म। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बात कर रहा है कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट जब करूंगा तो अनडिफाइंड हो जा रहा है। क्यों हो रहा है, यहाँ पे ये बोल जा रहा है कि एक बड़े नंबर में से एक बड़ा नंबर घटाया जा रहा है। तो अब एक बात बताइए, ये वाला जो बड़ा नंबर है, पहला वाला, मान लेता हूं कि ये बड़ा नंबर है और ये भी बड़ा नंबर है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों में कौन बड़ा नंबर है ये तो हमको पता ही नहीं है। बस ये बताया गया कि ये भी बड़ा नंबर है, ये भी बड़ा नंबर है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि अगर सेम नंबर रहेगा, सेम नंबर, मान लीजिए 5 है, 5 में से 5 घटा दे रहा हूँ तो क्या आ जाएगा मेरा, 0। 5 से 5 कट जाता है, 0 हो जाता है। वैसे हम इसको भी ट्राई करना चाहते हैं कि इनफाइनाइट में से इनफाइनाइट जाएगा तो क्या बचेगा, 0। तो ये बिल्कुल गलत है। पता नहीं ये इनफाइनाइट किस बड़े नंबर को दिखा रहा है और पता नहीं ये इनफाइनाइट किस बड़े नंबर को दिखा रहा है। तो जब क्लियर है ही नहीं तो हम कैसे घटा सकते हैं। हो सकता है पहला बड़ा हो तो दूसरा छोटा हो तो घट के मेरा कुछ आएगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मेरा ये पहला वाला छोटा है और दूसरा वाला बड़ा है, तो उस कंडीशन में मेरा माइनस में आंसर आएगा। तो हमारे पास कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं है जिससे हम ये डिफाइन कर पाए कि ये वाला इनफाइनाइट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला इनफाइनाइट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन दोनों में से कौन सा इनफाइनाइट बड़ा है। तो ये हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए क्या हो गया, अनडिफाइंड। ओके, तीसरे नंबर पे आओ तो तीसरे नंबर पे क्या है कि इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट का मतलब, मान लो हम एक बड़े नंबर में एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे 2000 का गुणा 10,000 में हमने कर दिया। फिलहाल के लिए मैं मान लेता हूँ हमारे लिए बड़ा नंबर है, तो 2000 का गुणा 10,000 में करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 एक कम 2 हो जाएगा, 3 और 3 4 3 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 2 करोड़ हो गया। अब 2 करोड़ में फिर मैं 1 करोड़ से गुणा कर दूंगा तो और बड़ा नंबर हो जाएगा। यानी जब मैं 2 बड़ी नंबर्स का आपस में गुणा करूंगा तो एक और बड़ा नंबर मिलेगा। और हमेशा बड़े नंबर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब इनफाइनाइट का गुणा जब मैं इनफाइनाइट में करूंगा तो क्या आएगा, इनफाइनाइट। यानी बड़े नंबर का गुणा बड़े नंबर में तो बड़ा ही नंबर मिलेगा। अब आता है फिर चौथा केस, जहां पे इनफाइनाइट मैं कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ इनफाइनाइट से, मतलब एक बड़े नंबर में मैं भाग दे रहा हूँ बड़े नंबर से। तो अगर एक बड़े नंबर में मैं बड़े नंबर से भाग दूंगा तो एक बात बताओ, पता नहीं ये क्या होगा, यानी ये किस बड़े नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लो हो सकता है कि ऊपर वाला इस मतलब न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा हो, तब उस कंडीशन में 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। हो सकता है कि ये छोटा हो, मतलब ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा हो, तो 1 से कम वैल्यू आएगी। लेकिन हम ये डिफाइन कर ही नहीं सकते ना कि ऊपर और नीचे में कौन बड़ा है कौन छोटा है। पता नहीं ये वाला इनफाइनाइट कहाँ से है और पता नहीं ये वाला इनफाइनाइट कहाँ से है। तो इसलिए हम इन दोनों की वैल्यूज को डिफाइन नहीं कर सकते, तो इनके रिजल्ट को कहाँ से डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। ऐसा भी नहीं कि इनफाइनाइट में मैं इनफाइनाइट से डिवाइड करूंगा तो इनफाइनाइट आ जाएगा, पता नहीं वो कितना बड़ा है, पता नहीं ये कितना बड़ा है, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग ये कहानी नहीं रच पाएंगे, यानी यहाँ पे ये कहानी नहीं समझेंगे, इनको हम अनडिफाइंड करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो इसीलिए हमारे पास जो फंक्शन में आ रहा है, ये पहला टाइप तो हो गया 0/0 और दूसरा मैंने क्या लिया है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट और इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। यानी हमारी जो वैल्यू है, हमारे फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट के टर्म में आ रही है। तो ओके, तो हम क्या आंसर देंगे, इस पे हम बात करने जा रहे हैं। क्लियर है। तो आज का मेरा जो मेन टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कि हम लोग कैसे इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे कि हम किसी फंक्शन के अंदर किसी वैल्यू को रख रहे हैं
और उसका आंसर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आ रहा है या इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आ रहा है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस फंक्शन के ऊपर। अब ध्यान देंगे इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो बड़ा सिंपल कहानी है। तो सिंपल कहानी क्या है कि मान लो हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन आ रहा है जो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट या इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट वाला है। अच्छा, यहाँ पे भी ध्यान देंगे जो मेरा मेन फंक्शन का वैल्यू होगा ये होगा, यानी हमेशा हमको जो आंसर आएगा उसको इस टर्म में लेके आना है। ठीक है, हमेशा किस टर्म में लेके आना है, इस टर्म में। ठीक है, यानी सर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आ गया तब, तो इसको कुछ तिगड़मबाजी लगाना है, लगा के किस में कन्वर्ट कर देना है, इसमें कन्वर्ट कर देना। यानी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट भी आ रहा है तो इसको इनफाइनाइट अपन इनफाइनाइट ही बनाएगा, क्योंकि हम इसको सॉल्व करने के लिए सीखेंगे और इसी से हम अपना काम करा लेंगे। ठीक है ना। तो चलिए हमारे पास कोई एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है वहां से समझ पाओगे आप। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, x टेंस टू इनफाइनाइट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ऐसे दे दिया। ओके, ऐसे कोई क्वेश्चन दे दिया रेंडमली और हमसे कह रहा है कि इस पूरे फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट पोजीशन पे डिफाइन करो, यानी इनफाइनाइट पॉइंट पे डिफाइन करो। ठीक है, तो पहला तरीका तो हम क्या देखे हैं लिमिट के अंदर, पहला तरीका हमेशा मेरे पास ये रहता है कि सबसे पहला काम तो ये करो। देखो लिमिट के अंदर भी हम लोगों ने 3 तरीके समझे हुए हैं सॉल्व करने के। पहला तरीका तो यही है कि डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, डायरेक्ट पुट द वैल्यू एंड चेक। मतलब पहला तरीका ये है कि वैल्यू को ही पुट कर दो, जिस वैल्यू पे हमसे पूछ रहा है उसी वैल्यू पे पुट कर दो, यानी इनफाइनाइट को इसी के अंदर डाल दो। डाल दिया और देखो कि जो आंसर आ रहा है उसके बाद चेक करो कि जो आंसर आ रहा है वो डिफाइन है कि अनडिफाइंड। अगर वो डिफाइन है यानी उन 7 में से नहीं आ रहा है जिसपे हमारा मैथ फेल होता है, तो इसका मतलब वही आंसर है। तो पहला तरीका तो एकदम सिंपल होता है कि डायरेक्ट पुट कर दो वैल्यू को और जो आंसर आ रहा है उसको चेक करो, अगर वो उन 7 में से नहीं है तो वही मेरा क्या है, आंसर है। लेकिन अगर मान लो वो क्या हो गया, अगर मान लो क्या हो गया, अगर वो अनडिफाइंड हो गया, तो अनडिफाइंड हो गया तब हम लोग क्या करेंगे, अनडिफाइंड हो गया तो फिर कोई तिगड़मबाजी लगाएंगे। दूसरे नंबर पे तिगड़मबाजी आती है, आएगा समझ। तिगड़मबाजी मतलब उसके अंदर हम लोग फैक्टराइजेशन लगाएंगे, फार्मूले लगाएंगे और उसको ब्रेक डाउन करेंगे। दैट मीन्स दूसरे नंबर का काम होता है हमारे पास ब्रेक डाउन करना। तो तिगड़मबाजी का मतलब यहाँ से यही है कि ब्रेक डाउन करो, छोटे पीसेस में तोड़ो और तोड़ने के बाद क्या करो, उसको काट के हटा दो और फिर वैल्यू रखो। पहले ब्रेक डाउन करो फिर चेक करो, फिर चेक। ठीक है, तो ब्रेक डाउन करके फिर चेक करो, एक तरीका है। और इससे भी नहीं हो रहा है तो फिर तीसरा पैटर्न तब क्या ले लो, LHL निकालो और RHL निकालो। ठीक है, LHL और RHL के लफड़े में जाओ। ठीक है, तो 3 तरीके से 3 प्रोसेस है। पहला पुट द वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, चेक कर लो, नहीं आ रहा है तिगड़मबाजी लगाओ, नहीं आ रहा है LHL और RHL बारी बारी निकालो। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं। तो हमेशा सबसे पहला तरीका यहाँ से निकालते हैं, उसके बाद हम दूसरा पे जाते हैं। ठीक है ना, दूसरा मतलब तिगड़मबाजी तभी लगाते हैं जब पहले वाले से हमारा काम नहीं बनता है। तो चलिए सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग कि x की वैल्यू इनफाइनाइट डायरेक्टली डाल देते हैं इस फंक्शन के अंदर और फिर चेक करते हैं कि ये फंक्शन डिफाइन है कि अनडिफाइंड। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यही काम करना है, पहले डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, नहीं हो रहा है तो ब्रेक डाउन करो और फिर नहीं तो LHL RHL निकालो। LHL RHL बहुत कम केसेस के अंदर निकलते हैं, ऊपर के दोनों ही गेम बदल देते हैं तो फिर हम लोग को ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती ही नहीं। ठीक है, चलो देखते जाओ। यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 है, दैट मीन्स x के यहाँ पे हमको क्या पुट कर देना है, इनफाइनाइट। यानी क्या हो जाएगा 2 इंटू इनफाइनाइट का स्क्वायर प्लस 3 इंटू इनफाइनाइट, 3 इंटू इनफाइनाइट प्लस 5 अपॉन पूरे के नीचे क्या हो जाएगा 3 इंटू इनफाइनाइट का स्क्वायर प्लस 4 इंटू इनफाइनाइट प्लस 5। ठीक है, अब आगे देखेंगे अगर हम लोग तो 2 इंटू इनफाइनाइट का स्क्वायर क्या होगा भाई, एक बड़े नंबर का स्क्वायर क्या होता है, बड़े नंबर का स्क्वायर एक बड़ा नंबर होता है, बहुत बड़ा नंबर। और हमेशा बड़े नंबर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इनफाइनाइट यूज करते हैं। दैट मीन्स इनफाइनाइट का स्क्वायर फिर क्या आ जाएगा मेरे पास, इनफाइनाइट ही होगा। और प्लस मतलब 2 इंटू इनफाइनाइट प्लस 3 इंटू इनफाइनाइट का मतलब क्या है, मान लो एक बड़ा नंबर है, उस बड़े नंबर का अगर मैं तिगुना करूंगा तो भी एक बड़ा ही नंबर होगा, यानी इसके लिए भी हम लोग क्या यूज करेंगे, इनफाइनाइट। इसका मतलब सीधा सीधा यहाँ भी देख लो 2 इंटू इनफाइनाइट लिखा है तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइट, है ना। यानी यहाँ पे हो गया इनफाइनाइट।
फिर यहाँ पे क्या हो गया इनफाइनाइट और प्लस 5 पूरे के नीचे 3 इंटू इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट भाई बड़े नंबर का स्क्वायर बड़ा नंबर प्लस 4 गुणे इनफाइनाइट तो फिर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट बड़े नंबर का 4 गुना कर दो तो फिर क्या होगा वो भी एक बड़ा नंबर ही आएगा तो बड़ा नंबर के लिए हमेशा इनफाइनाइट। अब यहाँ पे 3 गुना कर दूंगा बड़े नंबर का तो वो भी क्या होगा एक बड़ा नंबर और बड़ा नंबर हो जाएगा बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। अच्छा अब थोड़ा सा और ध्यान से देखो तो इनफाइनाइट में इनफाइनाइट को मैं ऐड कर दूं इनफाइनाइट में इनफाइनाइट को ऐड कर दूं यानी बड़े नंबर में बड़े नंबर को ऐड कर दूं तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा इनफाइनाइट और प्लस 5 यहाँ पे इनफाइनाइट में इनफाइनाइट को ऐड कर दूं क्या आ गया इनफाइनाइट और फिर प्लस 5। अब फिर बड़े नंबर में मैं 5 को ऐड कर दूं तो फिर क्या आएगा इनफाइनाइट और फिर बड़े नंबर में मैं 5 को ऐड कर दूं तो क्या आ गया इनफाइनाइट यानी एक बड़ा नंबर मिलेगा जहां बड़ा नंबर वहां इनफाइनाइट। ठीक है क्लियर है बिल्कुल। तो मेरे पास आंसर आखिर में क्या आ गया इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट और ये रहा ये यही तो चाह रहे थे हम लाना है ना। इसका मतलब इस फंक्शन की जो वैल्यू आ गई वो क्या गई है इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। ठीक है समझ में आया यानी अगर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आ गया तो इसका मतलब हम लोगों ने चेक कर लिया कि भैया वो ये तो उन सातों में से ही है तो अगर उन सातों में से है तो फिर पहला कहानी खत्म। अब हम दूसरे पे जाना ही पड़ेगा यानी हमको दूसरे पे जाना पड़ेगा और दूसरा क्या होगा ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा ब्रेक डाउन कैसे करोगे तो ब्रेक डाउन करने का यहाँ पे तरीका चेंज होता है जैसे वहां पे हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं वहां पे क्या करते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीका लगाते हैं अलजेब्रिक फंक्शन को सॉल्व करने के लिए और वो तरीका क्या होता है यही देखना है क्योंकि अलग अलग अनडिफाइंड वैल्यूज पे अलग अलग तरीके होते हैं फंक्शन को सॉल्व करने के लिए। तो 0/0 के पैटर्न में आप लोगों ने देखा था कि फैक्टराइजेशन करना पड़ता है लेकिन जब इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का केस आएगा तब उस केस में हम फंक्शन को अलग तरीके से करेंगे। अब ऐसा नहीं कि यहाँ भी फैक्टराइजेशन लगाएंगे और इसको अलग सॉल्व करेंगे इसको अलग सॉल्व करेंगे इसको तोड़ेंगे कॉमन मिलेगा इसको काट के पीट के हटा देंगे ऐसा नहीं होगा क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो फिर से हमको यही मिलेगा इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट यानी उस तरीके से आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। किस तरीके से ना देख लीजिए किस तरीके से 2x² + 3x + 5 को अगर मैं फैक्टराइजेशन के अंदर डाल दूँ फैक्टराइजेशन का मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके फैक्टर बनाओ 2 मिलेंगे यहाँ भी 2 मिलेंगे। अब इनमें से कोई कॉमन मिल गया काट पीट के हटा दिया तो फिर मान लेता हूँ सपोज कर लो ऊपर से बच गया x + 3 जनरली मान लेता हूँ और नीचे मान लेता हूँ कि बच गया मेरे पास 2x + 5 बच गया सिंपली मैं मान लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है x + 3 2x + 5 अब पुनः तुमको डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा मतलब फिर ब्रेक डाउन कर लिए तो फिर चेक करो। अब जब मैं यहाँ पे चेक करूंगा तो फिर से मैं क्या करूंगा x यहाँ पे इनफाइनाइट डालूंगा यानी इनफाइनाइट + 3 2 × इनफाइनाइट + 5 हो गया। तो क्या हो गया मेरे पास इनफाइनाइट + 3 यानी बड़ी वैल्यू में 3 ऐड कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा 3 आएगा नहीं इनफाइनाइट ही होगा। फिर यहाँ पे बड़ी वैल्यू का 2 गुना कर रहा हूँ तो फिर से बड़ी वैल्यू आएगी यानी इनफाइनाइट और इनफाइनाइट में 5 जोड़ दूंगा तो फिर से क्या गया इनफाइनाइट तो यानी फिर से तो क्या है अनडिफाइंड ही है। इसका मतलब यहाँ पे फैक्टराइजेशन से काम नहीं बनने वाला है। ओके इसका मतलब यहाँ पे तरीका क्या होगा दूसरा होगा। वो दूसरा तरीका क्या है इसको देखते हैं चलिए दूसरे तरीके की ओर भागते हैं। और दूसरा तरीका यहाँ पे क्या लगता है जब इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का केस होता है तो ध्यान दीजिएगा अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर स्पेशली ऐसे फंक्शन के अंदर हम लोग मैक्सिमम पावर वाले वेरिएबल से डिवाइड कर देते हैं। नहीं समझ में आया 2x² + 3x + 5 है इसमें मैक्सिमम पावर वाला वेरिएबल यही है गलत बोल रहा है सर उस मैक्सिमम पावर वाले वेरिएबल के साथ साथ पूरा मैक्सिमम पावर में डिवाइड कर दो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है पता नहीं उल्टा सीधा क्या बोल रहा है। यानी यार देखो इसमें मैक्सिमम पावर वाला वेरिएबल कौन है सर दोनों जगह x ही है x ही तो यहाँ पे भी यहाँ पे भी है तो सेम वेरिएबल है तो इसमें हम कैसे बोल रहे हैं कि x ये वाला वेरिएबल क्या है आपका क्या है मैक्सिमम पावर का। यहाँ पे भी x है यहाँ पे कितना है 1 है यहाँ पे x है यहाँ पे कितना है 2 है तो इसमें मैक्सिमम पावर वाला वेरिएबल कौन है सर मैक्सिमम पावर वाला वेरिएबल जब मैं बोलूँगा तो यहाँ भी x है यहाँ भी x है तो x ही है। कहने का मतलब यहाँ पे वेरिएबल जब तक मैं बात करते रहूँगा तब तक गलत होगा। सिंपल यहाँ पे ये बोलूँगा कि मैक्सिमम पावर वाले वेरिएबल टर्म से हमको डिवाइड करना है। टर्म याद रखो मैक्सिमम पावर वाले वेरिएबल टर्म से क्योंकि यहाँ कम पावर भी उसी वेरिएबल पे और ज़्यादा पावर भी सेम वेरिएबल पे तो वेरिएबल मैक्सिमम पावर वाले वेरिएबल टर्म से हमको क्या कर देना है डिवाइड कर देना है।
अब इसमें मैक्सिमम पावर वाला वेरिएबल टर्म कौन सा है, एक्स स्क्वायर है। नीचे ऊपर मिला के देखना, ऊपर भी एक्स स्क्वायर है नीचे भी एक्स स्क्वायर है, यानी इस पूरे एल्जेब्रिक फंक्शन के अंदर मैक्सिमम पावर वाला कौन सा है, एक्स स्क्वायर। कौन सा है, एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब मुझे क्या कर देना चाहिए, एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे क्या कर देना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए। इसका मतलब 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है, इस पूरे में किससे डिवाइड कर दूंगा, एक्स स्क्वायर से। वो ऊपर नीचे अलग अलग करूंगा, फिर नीचे भी ऐसे ही कर दूंगा, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 कर दिया। अब इसको भी किससे डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर से। ऊपर भी एक्स स्क्वायर से नीचे भी एक्स स्क्वायर से कर दिया, ठीक है। यानी डिवाइड एंड मल्टीप्लाई टू एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ किससे, एक्स स्क्वायर से, ठीक है। ऐसे इसमें मल्टीप्लाई कहाँ कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, यही चीज़ है। यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ मैं, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एंड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ। हिंदी वाले भी लिख लीजिए, नहीं तो फिर नाइंसाफी हो जाएगी। एक्स स्क्वायर से अंश और हर में भाग देने पर, ठीक है। तो भाग दोगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है। अब एक स्टेप मैं एक्स्ट्रा कर सकता हूँ, 2x स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर कर लो, 3x के नीचे एक्स स्क्वायर कर लो, और 5 के नीचे एक्स स्क्वायर अपॉन, ऐसे ही नीचे वाले डिनोमिनेटर में भी ऐसे करना है एक्स स्क्वायर से, तो 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। अब सॉल्व करो, यहाँ पे लिमिट के क्या है, x टेंस टू इनफाइनाइट, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, एक्स से एक्स हो गया, और 5 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ भी एक्स स्क्वायर से एक्स खत्म, एक्स स्क्वायर खत्म, एक्स से एक एक्स खत्म, एक एक्स बचेगा, 5 अपॉन एक्स स्क्वायर। मेरे पास जो फंक्शन नज़र आ रहा है वो कुछ ये नज़र आ रहा है कि 2 यहाँ पे बचा है, प्लस यहाँ पे बचा है 3 अपॉन एक्स, प्लस यहाँ पे बचा है 5 अपॉन एक्स स्क्वायर। पूरे के नीचे यहाँ पे जब आओगे तो पूरे के नीचे यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3 प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर। आ गया, आ गया। अब क्या करना है, अब अपने इस एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट पे पुट करो, अब आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या मिलने वाला है, आंसर। देखो कैसे मिलने वाला है, अपने आप अभी आपको समझ में आने लगेगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहला काम क्या कर रहा हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है। मिटा दिया जाए, कैसे मिटाया जाए, आपने नोट कर लिया होगा तो इसलिए मिटा दिया जाए। एक्चुअल में क्वेश्चन मिटा दूंगा तो मुझे याद नहीं रह जाएगा, लेकिन मैंने मिटा दिया क्वेश्चन। मेरे पास यहाँ पे बचा है 2 प्लस 3 अपॉन इनफाइनाइट प्लस 5 अपॉन इनफाइनाइट, सॉरी इनफाइनाइट कह रहा हूँ, यहाँ पे x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अगला स्टेप माइंड में चलने लगा है, यहाँ पे क्या था, 3 है, प्लस यहाँ पे क्या है, 4 है, 4 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये क्या लिमिट लेके चल रहा हूँ मैं, x टेंस टू इनफाइनाइट, हो गया। अब मुझे x की जगह पे क्या पुट कर देना चाहिए, इनफाइनाइट कर देता हूँ पुट। जब मैं यहाँ पे इनफाइनाइट पुट करूँगा तो देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 3 अपॉन इनफाइनाइट प्लस यहाँ पे 5 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर अपॉन पूरे के नीचे देखोगे आप तो क्या होगा, 3 प्लस 4 अपॉन इनफाइनाइट प्लस 5 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर, ठीक है। अब बड़े अच्छे से देखो तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि 3 अपॉन इनफाइनाइट है, क्या है, 3 अपॉन इनफाइनाइट, और 3 अपॉन इनफाइनाइट का मतलब मैं एक छोटी सी वैल्यू से किससे डिवाइड कर रहा हूँ, बहुत बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर रहा हूँ। और जब बहुत बड़ी वैल्यू से मैं एक छोटी सी वैल्यू में डिवाइड करूँगा तो क्या आंसर आएगा, अप्रॉक्स जीरो के मतलब अप्रॉक्स आएगा कि नहीं आएगा। अरे भाई एक में मैं 10 लाख से डिवाइड करूँ, 1 2 3 4 5 6, 10 लाख से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये बहुत छोटा हो गया कि नहीं हो गया, 0.00001 हो गया कि नहीं हो गया, ये बहुत छोटा हो गया। तो बस यही समझाना चाह रहा हूँ मैं कि जब मैं एक छोटे से नंबर को बहुत बड़ी वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, एकदम जीरो के अप्रॉक्स चला जाएगा, यानी ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे, ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहाँ भी 5 में मैं भाग दे रहा हूँ इनफाइनाइट के स्क्वायर से, यानी बड़े नंबर का भी स्क्वायर, तो इसका मतलब और बड़ा नंबर, और बड़े नंबर से मैं करूँगा तो ये भी क्या हो गया, जीरो।
यहाँ भी सेम टू सेम, ये भी क्या हो गया 0, ये से यहाँ भी क्या हो गया 0 हो गया कि नहीं हो गया, सब 0 और 0 हो गया। तो मेरे पास आंसर क्या बचा, 2 बचा और 3, क्योंकि इसके अगल बगल सटे हटे कहीं भी क्या नहीं था, इनफाइनाइट नहीं था, तो ऊपर सेफली बच गया 2 और नीचे बच गया 3। तो यही मेरा क्या हो गया आंसर। देखिए जो पहले डिफाइन नहीं था वो डिफाइन हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन के अंदर हम लोगों का सोल्यूशन कुछ इस तरीके से मिला, लेकिन तरीका क्या था, तरीका क्या लगाना है कि अगर हमारे पास कोई एल्जेब्रिक फंक्शन है, कोई एल्जेब्रिक फंक्शन नज़र आ रहा है, तो उस एल्जेब्रिक फंक्शन के अंदर जो हमारा मैक्सिमम वेरिएबल वाला टर्म है या मैक्सिमम पावर वाले वेरिएबल का जो टर्म है, उसी से हमको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इस पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन नोट कर दे रहा हूँ जो आप खुद करेंगे और फिर हम लोग उसी को नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, चलिए अच्छे समय पे बारिश भी आ गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करके आइएगा। घनघोर बारिश की वजह से आवाज़ भी सही तरीके से जा नहीं पा रही होगी, तो आप लोग इसको करके आइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच अमर।